का स्वागत है हमारी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल में एडुकेटेड में। जी हाँ गाइस, अब मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गाइस आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। ईजी कॉन्सेप्ट ई डेफिनेशन में आपको पूरा चैप्टर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँगा। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, वो बहुत ही ईजी चैप्टर है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है गाइस, और हाँ आपको एक चीज़ और बतानी थी कि अगर आपने मेरी 2 मंथ स्टडी वाली वीडियो नहीं देखी हो, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस दिन कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे 2 मंथ स्टडी में। 2 मंथ में हम पूरा क्लास 10 का सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, और ये हमारी सीरीज़ कब से चल रही है? ये हमारी सीरीज़ चल रही है फरवरी से मार्च तक चलेगी। ठीक है, फरवरी टू मार्च चल रही है। ठीक है, और हाँ आप मेरा जो ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आपको नोट्स और डेफिनेशन सब मिल जाएंगी, और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं एडुकेटेड बाय टी। ठीक है, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको और चीज़ें जाननी, कोई डाउट है, कोई कमेंट, कोई भी चीज़ें हैं तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मेरा सोशल मीडिया हैंडल आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे darknight.22 से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर न करते वीडियो को स्टार्ट किया। अब हम पढ़ते हैं फेडरलिज्म चैप्टर। ठीक है, देखिए बेसिकली हमें पहले तो ये पता होना चाहिए फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है। मेन चीज़ तो यहाँ पे यही क्लियर होनी कि फेडरल गवर्नमेंट होती क्या है, तब हम आगे पढ़ेंगे फेडरलिज्म क्या है। ठीक है, तो देखो फेडरल गवर्नमेंट 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, 2 से अधिक में आपकी लेवल जो गवर्नमेंट होती है उनकी लेवल होती है। ठीक है, लेकिन यूनिटरी की बात करें तो वहाँ पे ओनली 1 लेवल, एक लेवल की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, यूनिटरी में। फिर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी ऑर्डर नहीं दे सकती है कि वो ये काम करें, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू दी लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है लोकल गवर्नमेंट को कि हाँ आप ये चीज़ें करिए। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके पास खुद की ओन पावर होती है। स्टेट गवर्नमेंट की खुद की पावर होती है, वो जो चाहे वो कर सकती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑर्डर नहीं दे सकती। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल इट्स पावर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगी वही लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे करेगी। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर देगी वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे ही नहीं सकती है। ठीक है, इट कैन नॉट ऑर्डर। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन पावर। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर है। ठीक है, तो ये तो हमने डिफरेंस पढ़ लिया है। अब फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया हूँ, मुझे आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ फेडरेशन। ठीक है, कितने तरीके के फेडरेशन होते हैं। ठीक है, गाइस देखिए अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फेडरेशन। ठीक है, काइंड्स ऑफ फेडरेशन देखो, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है हम जानते हैं। देखो इंडिपेंडेंट स्टेट वॉलंटरी फॉर्म बिगर यूनिट। जो अलग अलग स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेट होती हैं वो लोग यहाँ पे एक यूनियन अपना बिग यूनिट बना लेते हैं मिलजुल के। ठीक है, दूसरा हो गया दे एनहांस देयर सिक्योरिटी बाय पूलिंग देयर सॉवरेनिटी एंड आइडेंटिटी। वो अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा अच्छी तरीके से बना लेते हैं, किसकी वजह से? सॉवरेनिटी एंड आइडेंटिटी की वजह से। उनकी सॉवरेनिटी और जो उनकी आइडेंटिटी है उसकी वजह से वो अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा एनहांस कर लेते हैं और ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। तीसरा हो गया स्टेट एंड सेंट्रल हैव दी इक्वल पावर। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास इक्वल पावर होती हैं। ठीक है, कोई भी कम ज़्यादा नहीं होता। फिर हम आते हैं अपना होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। देखो लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। ठीक है, जो लार्ज में जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो सोचती हैं, वो डिसाइड करते हैं कि चलो अपनी जो पावर है उसे हम डिवाइड कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में हम इसे अपनी पावर को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल दैन रीजनल स्टेट्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू रीजनल स्टेट्स गवर्नमेंट। ठीक है, तीसरा हो गया सम यूनिट्स हैव इक्वल पावर, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट हैव अनइक्वल पावर। कुछ यूनिट है जिनके पास स्पेशल पावर है, जिनके पास इक्वल पावर है, लेकिन कुछ जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनके पास अनइक्वल पावर है, मीन्स उनके पास बराबर की पावर नहीं है। ठीक है, फिर देखो एग्जांपल देखो इंडिया स्पेन बेल्जियम जो कि है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। ठीक है, इंडिया आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। बात करें कमिंग टुगेदर फेडरेशन की तो इसमें देखो यूएसए होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, स्विट्जरलैंड हो गया। ठीक है, ये तीनों एग्जांपल हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ। उम्मीद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है,
तो ये था। अब अगर कोई आता है कि आंसर डिफरेंस बिटवीन दी कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम क्या पढ़ेंगे, की फीचर्स ऑफ दी फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म के आखिर ऐसे कौन से की फीचर हैं जो हम जानते हैं, जो हम जानेंगे अब आगे चल के, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये होगी टू अ मोर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे टू अ मोर, दो से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं फेडरलिज्म में, ठीक है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, ये सब हो गया। फिर दूसरा हो गया डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, ठीक है। टायर्स भले ही डिफरेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट है, स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट, लेकिन वो गवर्न किससे करते हैं, सेम डी सिटीजन। इंडिया में जो लोग हैं उन्हीं को गवर्न करेंगे ना, और किसी को तो गवर्न करेंगे नहीं। तीसरा हो गया जुरिडिक्शन ऑफ द टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका जो जुरिडिक्शन है, डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट जो भी है, उनका जो जुरिडिक्शन है वो एक स्पेसिफाइड है, ठीक है। एक ही चीज़ है, वो एक ही स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आता है फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो फंडामेंटल प्रोविजन है गवर्नमेंट का वो यूनिलेटरली चेंज नहीं हो सकता किसी भी एक गवर्नमेंट, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट से, ठीक है। उसमें सबको हाथ देना पड़ेगा, सबको पूरा मीटिंग होगी पूरे सबके साथ। अगर जब कहेंगे कि हाँ ये चेंज होना चाहिए इसमें, तब जाके वो चेंज होगा। एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि हाँ ये चीज़ चेंज कर दिया जाए तो वो नहीं हो सकती, ठीक है। उसमें सबको पूरा अपना हाथ मिलाना होगा, ठीक है, सबको पूरा करना होगा कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसे कि सबको मीटिंग करनी होगी और सबको डिस्कस करना होगा कि हाँ ये ठीक है, ये इसको चेंज करना चाहिए, तब जाके वो चेंज होगा। एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसे चेंज नहीं कर सकती। फिर होता है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट्स के पास इतनी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकें, ठीक है, इंटरप्रेट कर सकें। फिर आता है सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज़ क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सोर्स जो है, जो सोर्स है इनकी रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू जहाँ से इनका पैसा आता है वो एक स्पेसिफाइड है कि हाँ इनका पैसा यहीं से आती है, ताकि इनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो एकदम क्लियरली स्पेसिफाइड है कि हाँ इनका पैसा यहीं से आ रहा है और कहीं से इलीगल नहीं आ रहा है। ये सही तरीका है, जहाँ से आना चाहिए उनका एक स्पेसिफाइड तरीका है, वहाँ से इनकी इनकम आती है। फिर हो गया डुअल ऑब्जेक्टिव। अब इसके फेडरलिज्म के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव में दो होते हैं। पहला होता है कि टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द नेशन और द कंट्री, ठीक है, जो कंट्री का जो कंट्री को सेफगार्ड और उसकी यूनिटी को प्रमोट करी जाए, ठीक है, कंट्री की यूनिटी को प्रमोट किया जाए। दूसरी तरफ एट द सेम टाइम इट अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी ऑल्सो, वो रीजनल डाइवर्सिटी को भी हेल्प करती है, उसे भी अकोमोडेट करने में हेल्प करती है। तो उसके एट द सेम टाइम दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो यूनिटी ऑफ द नेशन को प्रमोट किया जाए, दूसरा हो गया अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी जो है उसको भी अकोमोडेट किया जाए, ठीक है। तो ये थे कुछ की फीचर्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उम्मीद आपने ले लिया होगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आता है राइट द की फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये आंसर ठीक है, मीन्स एकदम परफेक्ट है, ठीक है। बाकी अगर आप एनी रेलेवेंट पॉइंट, अगर आपको और कोई पॉइंट आता है, आपको इससे भी इजी पॉइंट आता है तो अच्छी बात है, आप उसे लिख सकते हैं, लेकिन ये भी अच्छे हैं पॉइंट हैं, ठीक है। ये भी मेन पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं और यही मेन पॉइंट्स हैं। जितना की फीचर्स वाले हैं वो सारे मेन पॉइंट्स बताइए कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है। मेनली 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम होता है, उसमें आएंगे 5 मार्क्स के, तो 5 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। तो आप इन 7 में से कोई भी आपको जो मतलब जो डिफरेंट आपको 5 ईजी लगते हो, 5 ईजी लगते हो, उन्हें आप लिख सकते हैं आराम से अपने बोर्ड एग्जाम में या प्री बोर्ड्स में, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया को ऐसा कौन सी चीज़ है जो इंडिया को फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, एक फेडरल कंट्री इंडिया को बनाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट मेक्स द इंडिया फेडरल, ठीक है, इंडिया को फेडरल क्या बनाता है। देखिए बेसिकली फर्स्ट है द ऑल द फीचर्स आर प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द ओनली थिंग इज दैट देयर आर थर्ड टायर ऑफ सिस्टम, ठीक है। सारे फीचर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो तीसरी जो एक चीज़ है जो कि डिफरेंट करती है इंडिया को फेडरल गवर्नमेंट बनाने में, वो है दैट इट हैज़ थर्ड सिस्टम, ठीक है, थर्ड टायर ऑफ सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे 2 टायर ऑफ सिस्टम होते हैं, लेकिन यहाँ पे तीसरा भी है। तीसरा कौन सा है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी जिसे हम हिंदी में कहते हैं नगर निगम, ठीक है। तो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी है जो कि थर्ड टायर ऑफ सिस्टम है, जो एक इंडिया को फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, एक डिफरेंट चीज़ है। दूसरा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड प्रोविजन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बट यूनियन गवर्नमेंट एंड दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक प्रोविज़न बना दिया है कि लेजिस्लेटिव पावर से उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि किसके में, यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में हम अपना जो लेजिस्लेटिव पावर है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें
और जो दिस पावर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ये कौन कौन से हैं, 3 तरीके के हैं। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट क्या है, तो देखो यूनियन लिस्ट में यहाँ पे आपको 97 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट हैं और कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो ये किसके लिए काम करती है, बेसिकली नेशनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक, देखो नेशनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे कि डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया, एसेट्रा, जो नेशन से रिलेटेड होते हैं उस पर ये काम करती है यूनियन लिस्ट। और इसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही ऑर्डर को लॉ को पास कर सकती है, ठीक है। और यूनियन गवर्नमेंट ही ऑर्डर बना सकती है, लॉ को पास कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस, स्टेट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है या लोकल के लिए, देखो पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। तो ये सब आता है स्टेट लिस्ट में। अब इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट कैन ओनली पास दी लॉ, ठीक है। अब देखो स्टेट लिस्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट पास करेगी लॉ, यूनियन लिस्ट है तो यूनियन गवर्नमेंट पास करेगी लॉ। अब ये कॉन्करेंट क्या है, कॉन्करेंट यही है कि इन दोनों का जो काम करती है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे देखो 47 सब्जेक्ट है एंड सब्जेक्ट कॉमन टू बोथ लिस्ट, ठीक है। इन दोनों में जो सब्जेक्ट्स कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे डिफेंस का था, यहाँ पे लोकल स्टेट था, लोकल था, ट्रेड था, पुलिस था। यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे कॉमन चीज़ें क्या है, एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बोथ कैन मेक लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कंकरेंट में यूनियन गवर्नमेंट चाहे लॉ बना ले चाहे स्टेट गवर्नमेंट बना ले, यहाँ पे दोनों लॉ बना सकते हैं। और अगर कन्फ्लिक्ट होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, अगर ये कहते हैं कि नहीं ये लॉ हम बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ मानना चाहिए, नहीं वो कहेंगे नहीं स्टेट गवर्नमेंट का मानना चाहिए, मतलब यूनियन का मानना चाहिए या तो स्टेट का मानना चाहिए। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पे किसको प्रेफर किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। कन्फ्लिक्ट इज प्रेफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वहाँ पे किसका लॉ माना जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो फिर जो जीतता है, जो फिर जिसको बनाना होता है वो बनाता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो हमारी कंट्री को फेडरल बनाती हैं, इंडिया को, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, स्पेशल फीचर्स फॉर द इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है। इंडिया में फेडरलिज्म जो है उसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो देखिए अब हम देखते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन, ठीक है। इंडियन फेडरेशन के ऐसे कौन कौन से स्पेशल फीचर्स हैं, तो देखो सेंट्रल हैज़ मोर पावरफुल देन दी स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर जो है उसके पास ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा होगा ऑल स्टेट्स डोंट हैव सेम पावर, जम्मू कश्मीर हैज़ स्पेशल स्टेटस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सारी स्टेट के पास एक स्पेशल पावर, सेम पावर नहीं होती है। जम्मू कश्मीर का अपना अलग ही स्पेशल स्टेटस है, ठीक है, क्योंकि वो अब स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। नो डुअल सिटीजनशिप, एवरी वोट्स एज एन इंडियन, ठीक है। डुअल सिटीजनशिप यहाँ पे नहीं होती है, जो भी वोट देता है वो कैसे देता है, एज एन इंडियन, ठीक है। पूरे इंडिया में जहाँ पे भी वोट जाता है एज अ इंडियन ही वोट दिया जाता है, और कोई चीज़ नहीं देखते हैं, ठीक है। वो देखते हैं हाँ ये इंडियन वोट है बस। फिर होता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कंट्री में कोई भी इमरजेंसी आई है या कहीं पे इमरजेंसी आई है, ठीक है, कोई भी विपदा हो जाती है, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशल पावर मिल जाती है, लेकिन तभी तक जब तक इमरजेंसी रहती है। लेकिन जब इमरजेंसी नहीं होती तो स्पेशल पावर ले ली जाती है। फिर होता है दिल्ली इज़ टू लेस टू बिकम अ इंडिपेंडेंट नेशन। दिल्ली अभी बहुत ही छोटा शहर है कि वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाए, ठीक है। सो इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी, इसीलिए हम उसे यूनियन टेरिटरी कहते हैं। एंड यूनियन गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर टू रन देम, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट के पास अपनी एक स्पेशल पावर होती है कि वो किसको चला सके, यूनियन टेरिटरी को चला सके, ठीक है। दिल्ली को हो गया, छत्तीसगढ़ को हो गया, ये सब यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। पुडुचेरी हो गया, और हम बताते हैं अगर दिल्ली हो गया, छत्तीसगढ़ नहीं सॉरी चंडीगढ़ हो गया, पुडुचेरी हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर देखो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पावर इज स्पेसिफाइड फॉर द बोर्ड गवर्नमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दोनों के लिए जो पावर है वो एक स्पेसिफाइड है बोर्ड गवर्नमेंट के लिए, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और इफ़ एनी चेंज इज़ नीडेड, अगर कोई भी चेंज करना होता है तो क्या होता है कि इट हैज़ टू बी पास बाय द बोथ द हाउसेस इन द पार्लियामेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से दोनों से पास होना चाहिए वो, और मेजॉरिटी 2/3 ऑफ दी, ठीक है। मेजॉरिटी अगर जिसकी होगी 2/3, ठीक है, तब जाके वो उसमें चेंज आएगा पावर में। अगर मेजॉरिटी 2/3 नहीं होगी तो फिर चेंज नहीं होगा, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर होता है जुडिशरी हैज़ द पावर टू
ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न। जुडिशरी जो है उसके पास पावर है कि वो देख सके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंटेशन किए जा रहे हैं, जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और चेंजेस करने की पावर किसके पास होती है? कोर्ट के पास पावर होती है कि वो इंटरप्रेट कर सके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमने पढ़ा था स्पेशल फीचर्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ते हैं कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो देखो पहला होगा लिंग्विस्टिक स्टेट के बेसिस। देखो न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड एंड देयर नेम्स हैव बीन चेंज। ठीक है, नई नई स्टेट्स बनी हैं और उनका नाम भी चेंज किया गया है। ठीक है, जैसे कि अभी इलाहाबाद था, उसका नाम चेंज करके प्रयागराज हो गया है। ऐसे ही नई नई स्टेट्स और भी बनी है। फिर आता है इट वॉज डन ऑन 2 बेसिस। अब ये जो हुआ था ये टू बेसिस पे हुआ था, 2 तरीकों पे हुआ था। पहला देखो हुआ था वो है कल्चर, एथनिसिटी एंड जोग्राफी के बेसिस पे। ठीक है, वहाँ का कल्चर कैसा है, एथनिसिटी कैसी है, जोग्राफिकल कंडीशन, जोग्राफिकल एरिया कैसा है। ठीक है, एग्जाम्पल लेने नागालैंड एंड यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड। ठीक है, तो ये हो गया नागालैंड एंड उत्तराखंड। ठीक है, इनके बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया था, न्यू स्टेट्स वर फॉर्म्ड। ठीक है, दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज वहाँ की कैसी है। ठीक है, तो ये हो गया आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज पे न्यू स्टेट बनाया गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज पॉलिसी थी। अब वो क्या थी, देखो फर्स्ट आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट मेड एनी ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाई है। ठीक है, कि ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। ठीक है, वो नहीं है। हाँ, हिंदी है, उसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई है। ठीक है, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई है। हिंदी इस ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई नहीं है उसे। ठीक है, बनाई नहीं है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि 40% ऑफ द पीपल बोलते हैं। ठीक है, इंडिया में 40% ऑफ द पीपल हिंदी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी नहीं है। ठीक है, और फिर हो गया बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी के अलावा भी 21 लैंग्वेजेस हैं जो कि रिकॉग्नाइज की जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि हो गया गुजराती हो गया, मराठी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया। ठीक है, तो ये सब ऐसे करके 21 लैंग्वेजेस हैं जो कि रिकॉग्नाइज की जाती हैं इंडिया में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखो इंग्लिश का क्या, इंग्लिश वॉज टू सीज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1965। ऐसा था कि इंग्लिश को सोचे थे कि इंग्लिश को अब हटा दी जाए। ठीक है, इंग्लिश को बंद कर दिया जाए ऑफिशियल लैंग्वेज में 1965 में, ऐसा किया गया था। लेकिन बट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पीपल दे वर अगेंस्ट इट, मेनली इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा अगेंस्ट पीपल थे इसके कि, और फिर जब वो अगेंस्ट हो गए उसी के पीपल, ठीक है, इसके अगेंस्ट हो गए कि नहीं इंग्लिश को बंद नहीं करना चाहिए, इंग्लिश को सीज नहीं करना चाहिए, तो इट इज़ टू बी कंटिन्यूड और इट इज़ 22nd लैंग्वेज। ठीक है, वो इंग्लिश को बंद करने वाले थे, लेकिन इंग्लिश को बंद नहीं किया गया क्योंकि बहुत ऐसे पीपल उसका अगेंस्ट में थे कि इंग्लिश को रहने देना चाहिए। ठीक है, स्पेशली इन तमिलनाडु, सो इट इज़ अलाउड टू बी कंटिन्यूड एंड इट इज़ 22nd लैंग्वेज। तो इसे कंटिन्यू कर दिया गया कि हाँ ठीक है, इंग्लिश भी रहेगी इंडिया में और अब ये 22nd लैंग्वेज है, हमारी 22nd शेड्यूल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये था हमारा हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताते हैं हम। ठीक है, तो अब फैक्ट्स की बारी है, तो अब चलिए फैक्ट्स डालते हैं। हाँ तो गाइस देखिए, अब है सम फैक्ट्स आपको बताते हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट्स कुछ बताते हैं। ठीक है, तो देखो अबाउट 0.02% ऑफ इंडियन मदर टंग इज़ इंग्लिश। ठीक है, आज भी इंडिया में 0.02% जो इंडियन लोग हैं उनकी मदर टंग इंग्लिश ही है, वो इंग्लिश ही बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होगा 11% नो इंग्लिश एज अ थर्ड और सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, 11% पीपल हैं जो कि अपनी सेकंड या थर्ड लैंग्वेज को इंग्लिश मानते हैं। जैसे कि किसी को 3 लैंग्वेज आती हैं, 2 लैंग्वेज आती हैं, 5 लैंग्वेजेस आती हैं, वैसे ही 11% ऑफ द इंडियंस पीपल नोस इंग्लिश एज अ सेकंड और थर्ड लैंग्वेज। मीन्स अगर कोई हिंदी जानते हो तो उसकी सेकंड लैंग्वेज कौन सी होगी, इंग्लिश। ठीक है, फिर बाद में या तो उसकी थर्ड लैंग्वेज भी इंग्लिश हो सकती है, सेकंड कुछ और हो सकती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस इन 1991 में एक सेंसस हुआ था जिसमें पाया गया था 1500 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस, 1500 लैंग्वेजेस पाई गई थी, जिनको एक मेजर ग्रुप में किया गया, जिनको ग्रुप करके, जैसे ग्रुप होते हैं उनके सब ग्रुप होते हैं, फिर सब ग्रुप, फिर सब ग्रुप, फिर सब ग्रुप, ऐसे करते करते उन्होंने पूरा ग्रुपिंग की और तब वो पाई कि 114 मेजर लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, 1500 में 114 मेजर लैंग्वेज हैं। ठीक है, अब उसमें भी जब वो सोचे कि चलो ग्रुपिंग हो गई है, लेकिन तब भी हिंदी जो बोलते थे पीपल वो भी 50% से लेस ही निकले। इतना ग्रुपिंग करने के बाद भी हिंदी स्पीकिंग पीपल जो थे वो भी 50% से लेस हैं। और जैसे कि हमने अभी शुरुआत में आपको बताया कि हिंदी स्पीकिंग पीपल इंडिया में कितने हैं, 40%। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे
ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ, उसके क्या रीज़न रहे थे, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन। हाँ तो गाइस देखिए, अब हम पढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में कैसे हुआ, पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो देखो, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स द सेम पावर इज टेकन फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। जब भी जो भी पावर है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ले ली जाती है और वो किसको दी जाती है, लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है। अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया क्यों हुआ, देखो पहले क्योंकि इंडिया के पास 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट थी, ठीक है। 2 टायर ऑफ सिस्टम होता है लेकिन यहाँ पे 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट थी। थर्ड क्या था, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, हमने अभी पढ़ा, ठीक है। अब देखो ये अडॉप्ट क्यों किया गया था, पहला इट वॉज अडॉप्टेड बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग कंट्री। इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंट्री है, ठीक है। दूसरा रीज़न था, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ द गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मैनेज द ह्यूज पॉपुलेशन। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को सिर्फ 2 गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैसे मैनेज कर सकती थी, ठीक है। तो इसके लिए हमारा थर्ड टायर ऑफ सिस्टम भी बना जो कि है पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। तो ये था डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब हम पढ़े कि आखिर इसके रीज़न क्या रहे होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो गाइस देखिए, अब हम पढ़ते हैं द रीजंस फॉर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। कौन कौन से रीज़न रहे होंगे, तो देखो पहला, इट इज़ एसेंशियल टू हैव लोकल गवर्नमेंट टू इन सच अ बिग कंट्री, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए इतनी बड़ी कंट्री में, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, अगर लोकल पीपल हैव बेटर आइडिया, बेटर नॉलेज ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। लोकल पीपल जो है उनके पास ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है लोकल प्रॉब्लम्स की, ठीक है। लोकल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, उनके पास ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है, ठीक है। अब देखो, लोकल पीपल हैव बेटर आइडिया टू वेयर टू स्पेंड द मनी एंड विच प्रॉब्लम टू टैकल फर्स्ट। उनके पास लोकल पीपल जो है उनके पास ज़्यादा अच्छी आइडिया होती है कि कहाँ पे हमें मनी स्पेंड करना चाहिए और कौन सी प्रॉब्लम को हमें पहले देखना चाहिए, पहले उसे टैकल करना चाहिए, ठीक है। कि ये प्रॉब्लम पहले करनी चाहिए, इससे पहले सॉल्व कर लें, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है। उनके पास ज़्यादा अच्छा आइडिया होता है लोकल पीपल के पास। कॉमन सिटीजन्स कैन बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग कंसर्न ऑफ नीड्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। कॉमन पीपल जो है उन्हें भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। और इन कंसर्न विद द नीड्स एंड डेवलपमेंट, की क्या क्या नीड्स हैं और क्या क्या डेवलपमेंट है नेशन के लिए, ठीक है। फिर होता है पीपल कैन अप्रोच ईजिली टू लोकल गवर्नमेंट टू टेल प्रॉब्लम्स, ठीक है। पीपल जो है वो ईजिली, बहुत ही आसानी तरीके से लोकल गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं जा सकते इतना ईजिली एंड क्विकली, ठीक है। इट ऑल्सो इंश्योर्स स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड हेल्थ ऑफ द डेमोक्रेसी। जो लोकल गवर्नमेंट है वो ये भी इंश्योर करती है कि हेल्थ, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी जो है वो डेमोक्रेसी में है या नहीं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे हमारा चैप्टर फेडरलिज्म खत्म होता है। जी हाँ गाइस, तो गाइस अब हम बचते हैं फिर 2 चैप्टर से और फाइनली हमारा सोशल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो कल परसों हमारा सोशल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे निकालेंगे मैथ्स की वीडियोस, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इस वीडियो को अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दें, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट आप कर सकते हैं, मीन्स आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी darknight.22 से, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। और बाकी तो आपको मैंने सारा इजी वे में आपको पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया है। नोट्स के लिए आपको कहाँ जाना आपको पता है, ठीक है। नीचे जाना है लिंक में और वहाँ पे आपको मेरी मिल जाएगी वेबसाइट की लिंक, ठीक है, वेबसाइट। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।